तो चंबा हत्याकांड इस समय हिमाचल प्रदेश की सुर्खियों में शुमार हो चुका है। चंबा हत्याकांड को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजनीति गर्मा चुकी है। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज का सीएम सुक्खू पर बड़ा हमला भी देखने को मिला। जिहादी मानसिकता का परिणाम है, ये बात उन्होंने कही है। ये परिणाम उस बात का जो सीएम सुक्खू रायपुर में जाकर बयान देते हैं। रायपुर में सीएम सुक्खू बयान देते हैं कि हमने 95% हिंदू को हराया। बड़ा निशाना साधा है सीएम सुक्खू को लेकर, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। हिमाचल प्रदेश में सियासत अब चंबा हत्याकांड के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज का बयान सामने आया, मुख्यमंत्री पर निशाना भी साधा है और निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा उन्हीं की जुबानी आपको एक बार सुनाते हैं। चंबा में जो एक जघन्य अपराध हुआ है, हत्याकांड हुआ है, जिसको शायद अगर इस प्रकार का हत्याकांड कोई दुर्दांत हत्यारा भी जो है करना चाहे वो भी नहीं करेगा। तो पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, देखिए जिस तरीके से चंबा में हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसे लेकर अब किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्योंकि राजनीति इसी हत्याकांड को लेकर इर्द गिर्द घूमते नजर आ रही है। किस तरीके की कानून व्यवस्था इस समय हिमाचल में? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी चुनाव जीतने के बाद शिमला में और फिर रायपुर में एआईसीसी के सेशन में जो वो भाषण देते रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के 95% हिंदू को हरा करके जो है वो कांग्रेस की सरकार बनी है, हिंदू मानसिकता को हरा करके। उसका परिणाम ये हो रहा है कि चंबा के सलूनी में जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, जिस प्रकार से एक दलित युवक के टुकड़े टुकड़े करके बोरी में बंद कर दिया गया और ऐसे व्यक्ति और परिवार और कम्युनिटी के द्वारा जो वहाँ का निवासी नहीं है, 4 बीघा जमीन का मालिका होते हुए 100 बीघा के ऊपर जिसने कब्जा कर रखा है, ठीक है, और इस प्रकार के जिहादी मामलों में जो है पहले इन्वॉल्व रहा है, और इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये केवल मात्र जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होना नहीं है, ये उस कांग्रेस की मानसिकता है। अच्छा। जिसके कारण आज जो है वो कर्नाटका में धर्मांतरण का जो कानून बने हैं वो केवल मात्र कर्नाटका में नहीं है, सारे हिंदुस्तान में, हिमाचल में भी है। और हिमाचल में सबसे पहले इसका कानून वीरभद्र सिंह जी द्वारा बनाया गया था, ठीक है, लेकिन आज जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं, उसको समाप्त करने की बात करते हैं। इसी तरह की घटना के कारण जो है वो शिमला जिला के नारकंडा के स्थान पर जो है ग्रेजिंग राइट्स जो है वो कुछ लोगों को मिले हैं, वहाँ पर वो मजार बना करके वहाँ के जो बहुसंख्यक समाज है उनके रास्ते को रोक रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार की मानसिकता है ये बढ़ रही है, इसलिए इसको जो है रोकना आवश्यक है, क्योंकि चंबा जो है वो बॉर्डर जिला है हिमाचल प्रदेश का, किश्तवाड़ के साथ लगता है और पाकिस्तान की तरफ उसके साथ लगती है। बहुत सारे लोग जो पहले भी जो है ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी जिसमें कि आतंकवादी भी जो है वहाँ पर शेल्टर जो है कई बार घने जंगलों में लेते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता को जो है वो रोका जाना चाहिए। इसीलिए हमारे नेता जयराम ठाकुर जी ने और हमारे राजीव बिंदल जी ने एनआईए की डिमांड की है कि एनआईए की। सुरेश जी, देखिए अब अपराध तो हो चुका है, सभी की निगाहें अब जांच की तरफ जाके ठहरती है कि इस मामले को लेकर जांच क्या होगी। बीजेपी कह रही है, नेता प्रतिपक्ष है पूर्व सीएम, वो कहते नजर आए कि एनआईए की जांच हो इस मामले में। ऐसे में सीएम का कहना है कि केंद्र में तो आप ही की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एक फोन पर काम हो जाएगा, करा लीजिए जांच। किसने रोका है? देखिए, ये प्रदेश का मामला रहता है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सीबीआई है, ये केंद्रीय एजेंसियां हैं। जब तो उसका नेक्सस जो है देश का पाया जाता है तो अपने आप एजेंसी जो है वो काम करते हैं एनआईए, लेकिन इसमें जो है जांच प्रदेश सरकार करे, क्योंकि उन्होंने एसआईटी बनाई है। एसआईटी का जो है इसमें कोई काम नहीं है। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में गुड़िया कांड हुआ था, उसमें भी इस प्रकार की एसआईटी बनती रही और बाद में एसआईटी के लोग ही जो है वो आज मुकदमा झेल रहे हैं और जेल के शिक्षों के पीछे हैं। तो ये क्योंकि इसका नेक्सस जो है वो नेशनल लेवल का बड़ा नेक्सस भी हो सकता है, जिस प्रकार की वहाँ पर स्थिति है, इसलिए उसमें इन्वेस्टिगेशन एनआईए द्वारा की जाए, ये इस सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा कहना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरें अभी तक को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने हाल ही में नीट यूजी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। नीट की परीक्षा में इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है, उनका दबदबा देखने को मिला। इस परीक्षा में हिमाचल प्रदेश के रोहडू की 4वीं सप्ताह को देश भर में 137वां रैंक हासिल हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही हिमाचल की बेटी 4वीं स्टेट टॉपर भी बन चुकी है। खबरें अभी तक से खास बातचीत में 4वीं ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। हाल ही में नीट परीक्षा का रिजल्ट निकला है और उसमें हिमाचल प्रदेश ने भी देश भर में 137वां स्थान हासिल किया है और स्टेट टॉपर बनी है 4वीं सप्ताह, जो इस वक्त खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। रोहडू क्षेत्र से ताल्लुक़ रखती हैं और एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है नीट में स्टेट टॉपर बनना और पूरे देश में 137वां रैंक हासिल करना। कैसे ये पूरी मेहनत और पढ़ाई की गई है, ये तमाम विषय इस पर बातचीत करेंगे। 4वीं आपसे ही जानना चाहेंगे, आप जो नीट की परीक्षा हुई है, आपने देश भर में भी 137वां रैंक जो है हासिल किया है, हिमाचल की भी आप टॉपर बनी है, क्या कहना चाहेंगे? आप मूल रूप से कहाँ से हैं और किस तरह से आपने सोचा था कि नीट की जो परीक्षा है उसको पास करके जिस तरह से डॉक्टर बनने का एक सपना रहता है तो वो सपना पूरा हो गया? नमस्कार सबको। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी खबरें अभी तक का कि सर आप यहाँ आए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। मेरा नाम 4वीं सप्ताह है और मैं रोहडू के एक गांव खलगर से बिलोंग करती हूँ। डॉक्टर बनने का मैंने तब सोचा था 6-7 से ही मुझे क्लियर मिल गया था डायरेक्शन कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है और मुझे डॉक्टर बनना है। और उसके बाद से मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है मेरे गोल को अचीव करने में, और सारे टीचर्स जितने भी जिनसे भी मैं अभी तक पढ़ी हूँ। तो कैसे आपकी पढ़ाई शुरुआत हुई? आप इस फील्ड में, यानी आपने सोचा कि नीट में नीट की परीक्षा देती हूँ, डॉक्टर फील्ड में जाना है तो उसी हिसाब से पढ़ना होगा, तो कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं? सर सबसे पहले जब मैं 11th में आई तो तभी मैंने डिसाइड किया था, तभी हमको 11th से ही शुरू में होता है कि नीट करना है। तो 11th-12th 2 साल और 1 साल कोचिंग की, उसमें मैंने अपनी नीट की तैयारियाँ की, जिसमें से मेरा 11th का जो साल था वो बहुत ही वीक था, तो वो मुझे बाद में रिग्रेट होता है। लेकिन 12th में मेरा बिल्कुल लाइन पे आ गया था। मैं 12th से मैंने बहुत मेहनत करना शुरू कर दी थी। अपने ड्रॉप ईयर में भी विद्यापीठ वालों ने मुझे पूरी हेल्प करी। सारे टीचर्स आपको बताते हैं किस तरीके से पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से पढ़ाते हैं और वो दिखता है कितनी मेहनत करके वो पढ़ाते हैं। हमें नोट्स प्रॉपर बनाते हैं, हमें कोई भी डाउट होगा तो हमें एकदम से हम उनके पास जा सकते हैं किसी भी टाइम क्लियर करने। सो दे आर वेरी हेल्पफुल। तो कोचिंग का फ़ायदा मिलता है इस परीक्षा में, और आपको किस तरह से यहाँ पर स्टडी मटेरियल जो है उपलब्ध करवाया गया, पढ़ाया गया? जी सर, कोचिंग का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमें प्रॉपरली बताया जाता है कि हमारे टेस्ट रेगुलर होते हैं, जिससे हमें पता चलता है हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें किस चीज़ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये 4वीं सप्ताह थी और इन्होंने कहा कि जो तैयारियां हैं वो अगर समय रहते शुरू हो जाए तो काम जो है, जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो जाती है। और इसके लिए छात्र चाहे +1 से शुरुआत करना चाहे या फिर +2 में भी करना पड़े, तो लेकिन शुरुआत में शुरू से ही इस फील्ड में अगर आप ये सोच कर चल रहे हैं कि मैंने मेडिकल फील्ड में जाना है तो तैयारियाँ पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।